12 अगस्त 1985 टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट, शाम के 6:12। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 ने ओसाका के लिए उड़ान भरी। ये एक बिल्कुल सामान्य घरेलू उड़ान थी। मौसम अच्छा था, कोई चेतावनी नहीं थी। बोइंग 747 SR विमान में 524 लोग सवार थे, 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर। कैप्टन मसामी ताकाहामा, फर्स्ट ऑफिसर युताका ससाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा तीनों अनुभवी पायलट थे। कोई भी ट्रेनी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पहले 12 मिनट बिल्कुल शांत रहे। विमान स्थिर गति से ऊपर चढ़ रहा था। कॉकपिट में कोई असामान्य संकेत नहीं था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। लेकिन शाम 6:24 पर उड़ान के सिर्फ 12 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। विमान के पिछले हिस्से से एक तेज भयानक धमाका हुआ। ये कोई इंजन फेलियर नहीं था, कोई बाहरी हमला नहीं था। ये था रियर प्रेशर बल्कहेड का फटना। इस धमाके के साथ ही विमान में एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन हुआ। टेल सेक्शन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वर्टिकल स्टेबलाइजर अलग हो गया और सबसे खतरनाक बात, चारों हाइड्रोलिक सिस्टम्स एक साथ फेल हो गए। इसका मतलब था कि विमान के पास अब कोई स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं बचा था। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। कैप्टन ताकाहामा ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर की और ATC से संपर्क किया, लेकिन बिना हाइड्रोलिक्स के विमान उनके आदेश नहीं मान रहा था। अब शुरू हुआ एविएशन हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे दुखदाई संघर्ष। अगले 32 मिनट तक, यानी 6:24 से 6:56 तक पायलटों ने सिर्फ इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल करके विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की। विमान ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहा, दिशा बार बार बदलती रही। ये अवधि एविएशन हिस्ट्री में सबसे लंबी हाइड्रोलिक लेस फ्लाइट सर्वाइवल अटेम्प्ट मानी जाती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पैनिक की आवाज नहीं मिली। कैप्टन ताकाहामा की आवाज स्थिर रही। निर्देश स्पष्ट थे। वे समुद्र की ओर विमान मोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हनेडा वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। अंतिम क्षण तक उन्होंने नियंत्रण नहीं छोड़ा, लेकिन कैबिन में स्थिति बिगड़ चुकी थी। यात्रियों को एहसास हो गया था कि कुछ गंभीर गलत है। कई लोगों ने कागज पर अपने परिवार के लिए संदेश लिखे, कुछ ने अपने प्रियजनों के नाम पत्र छोड़े। ये पत्र आज भी जापान के आर्काइव में सुरक्षित हैं, एक दुखदाई याद के रूप में। शाम 6:56 पर गुन्मा प्रीफेक्चर के माउंट ओसुताका से विमान टकराया। इम्पैक्ट वेलोसिटी बहुत अधिक थी। विमान कई हिस्सों में टूट गया, जंगल में फैल गया और तुरंत आग लग गई। 524 में से 520 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ 4 लोग बचे। ये आज तक इतिहास की सबसे घातक सिंगल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट है। रियो इस त्रासदी में एक और दुखदाई पहलू था, रेस्क्यू की देरी। रेस्क्यू टीम देर से रवाना हुई, सही लोकेशन देर से मिली। जांच रिपोर्ट के अनुसार अगर रेस्क्यू समय पर पहुंचता तो और लोग बच सकते थे। ये सोचकर दिल दुखता है कि कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जांच का नतीजा निकला। ये दुर्घटना किस्मत नहीं थी, मौसम नहीं था, पायलट की गलती नहीं थी। ये थी एक छुपी हुई तकनीकी लापरवाही। 7 साल पहले इसी विमान का टेल स्ट्राइक हुआ था। प्रेशर बल्कहेड की मरम्मत गलत तरीके से की गई थी। सिंगल रिवेट जॉइंट की जगह डबल जॉइंट होना चाहिए था। ये एक मेंटेनेंस एरर था। एक छोटी तकनीकी गलती 7 साल बाद 520 मौतों में बदली। इस हादसे के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिल गई। मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स बदले गए, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स कड़े किए गए। जापान एयरलाइंस ने सेफ्टी प्रमोशन सेंटर स्थापित किया। ये दुर्घटना एविएशन सेफ्टी की सबसे बड़ी चेतावनी बनी। आज भी जब कोई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करता है तो जल 123 का जिक्र होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एविएशन में कोई भी छोटी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। उन पायलटों का साहस, उन यात्रियों की अंतिम इच्छाएं और उन परिवारों का दुख, सब कुछ एक तकनीकी गलती की वजह से हुआ। जल फ्लाइट 123 की मेमोरी आज भी एविएशन सेफ्टी के लिए एक परमानेंट रिमाइंडर है कि हर बोल्ट, हर रिवेट, हर इंस्पेक्शन कितनी महत्वपूर्ण है।